स्वागत है दोस्तों आपका GDS टू MTS जो प्रीमियम बैच है उसकी क्लास नंबर 14 में। और हम जो डेफिनेशन थी पोस्टल मैनुअल 5 की उनको पढ़ रहे थे, ठीक है। और पिछली क्लास में हमने ब्रांच ऑफिस तक पढ़ लिया था और आज हम डेफिनेशन नंबर 9A से स्टार्ट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। डेफिनेशन नंबर 9A, जो ट्रांजिट ऑफिस है वो क्या होता है। तो मैं आपको एग्जांपल से बता देता हूँ। मान लीजिए ये RMS का ऑफिस है और यहाँ पर एक पोस्ट ऑफिस है और यहाँ पर पोस्ट ऑफिस के आगे बहुत से पोस्ट ऑफिस हैं आगे, ठीक है। तो एक ऐसा पोस्ट ऑफिस जो कम्युनिकेशन मेल के ऊपर सिचुएटेड है, तो RMS क्या करता है कि इन सभी पोस्ट ऑफिस को बैग भेजने के लिए एक बड़ा बैग लेता है और उसमें सारे बैग प्लेस कर देता है और वो सिर्फ इस पोस्ट ऑफिस को भेजता है। और ये जो बड़ा बैग है इस पोस्ट ऑफिस में खुलता है और ये पोस्ट ऑफिस क्या करता है, अलग अलग पोस्ट ऑफिस के हिसाब से बैग्स को सॉर्ट करके आगे भेज देता है, ठीक है। और इस पोस्ट ऑफिस को हम क्या बोलते हैं, इस पोस्ट ऑफिस को हम बोलते हैं ट्रांजिट ऑफिस, ठीक है। इससे हमें फायदा क्या होता है। तो पहली लाइन आप पढ़ सकते हैं कि पोस्ट ऑफिस इज सिचुएटेड on a line of through which mail communication and receive and sort bag intended for officers in advance without opening them। जो ये वाला पोस्ट ऑफिस है जिसको हम ट्रांजिट ऑफिस भी बोलता है, ये RMS से जो भी बैग रिसीव होते हैं उनको खोले बिना, मतलब कि बड़ा बैग तो खोलते हैं क्योंकि उसके अंदर और भी बहुत से बैग होते हैं, लेकिन जो आर्टिकल्स होते हैं बैग को उनके साथ डील नहीं करते और उनको आगे भेज देते हैं पोस्ट ऑफिस के हिसाब से। मीन्स जो भी आगे पोस्ट ऑफिस पढ़ते होंगे उनको सॉर्ट करके उस हिसाब से आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। जो बैग आगे भेजे जाते हैं इस ऑफिस से, मतलब कि जो इसको भेजा जाता है, इस पोस्ट ऑफिस को भेजा जाता है, इस पोस्ट ऑफिस को भेजा जाता है, तो हम बोलते हैं फॉरवर्ड बैग, ठीक है। कौन से बैग बोलते हैं, फॉरवर्ड बैग। और जो RMS से बैग इस ऑफिस को आता है उसको हम बोलते हैं ट्रांजिट बैग, TB बैग, ठीक है। और इसका इस्तेमाल क्यों होता है, ताकि जो नंबर ऑफ बैग, जो लूज बैग है वो कम हो जाए। क्योंकि अगर RMS ऑफिस क्या करेगा, सीधा ही सभी पोस्ट ऑफिस को खुद ही बैग भेजने लग जाएगा, तो सारे बैग वो खुले भेजेगा। जब वो खुले भेजेगा तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई बैग गुम हो जाए, इस चीज़ के चांसेस भी रहते हैं। तो ट्रांजिट ऑफिस का फ़ायदा क्या है कि जो लूज बैग्स हैं वो कम हो जाते हैं, ठीक है। और डेफिनेशन नंबर 9B, दिस इज कॉल्ड ट्रांजिट मेल ऑफिस। दोनों में फ़र्क क्या है आप समझिएगा कि जो ट्रांजिट ऑफिस है वो एक पोस्ट ऑफिस है, ठीक है। लेकिन जो ट्रांजिट मेल ऑफिस है वो RMS में होता है, RMS की एक ब्रांच है, वो पोस्ट ऑफिस नहीं है, ठीक है। बाकी यहाँ पर भी क्लोज बैग ही रिसीव होते हैं, क्लोज बैग ही डिस्पैच होते हैं। और लेटर्स के साथ जो भी, मतलब कि जो बैग्स के अंदर अगर कोई स्पीड पोस्ट या कुछ भी लेटर्स हैं उनके साथ ये जो ऑफिस है डील नहीं करते। जो ट्रांजिट मेल ऑफिस का जो इंचार्ज होता है उसको हम मेल एजेंट या मेल गार्ड बोल देते हैं, ठीक है। और दिस कैन फंक्शन इन अ नंबर ऑफ सेट्स डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट। क्योंकि TMO जो है दिन रात चल सकता है, तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसके अलग अलग सेट्स बना दिए जाते हैं कि एक सेट सुबह काम करेगा, एक सेट शाम को काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है दी सेट टू वर्क थ्रू आउट द नाइट। जो नाइट वाला सेट है
वो थ्रू आउट द नाइट काम करेगा और वो अगले दिन फिर काम पर नहीं आएगा, ठीक है। उसके नेक्स्ट डे काम पर आएगा। जैसे मंडे है, मंडे नाइट लगाई, ट्यूसडे नहीं आएंगे। वेडनेसडे नाइट लगाई तो थर्सडे नहीं आएंगे। फ्राइडे नाइट लगाई तो सैटरडे रात को नहीं आएंगे, ठीक है। अल्टरनेट डे पे काम करते हैं, ठीक है। बोथ दिस बैच विल अल्टरनेटिवली वर्क, ठीक है। लेकिन ट्रांजिट मेल ऑफिस कहाँ होता है? ये आरएमएस का सेक्शन है। डेफिनेशन नंबर 9C, कंप्यूटराइज्ड ट्रांजिट मेल ऑफिस, मतलब कि जो भी टीएमओ में काम जहाँ पर कंप्यूटर की हेल्प से होता है उनको हम कंप्यूटराइज्ड ट्रांजिट मेल ऑफिस बोल देते हैं, ठीक है। बस इतनी सी बात है। डेफिनेशन नंबर 10, सॉर्टिंग ऑफिस। जैसे कि ट्रांजिट ऑफिस जो होते थे, जो भी हमने अभी पढ़े हैं, उसमें हम सिर्फ बंद बैग के साथ ही डील करते थे। तो आर्टिकल के साथ कौन डील करता है? तो आर्टिकल के साथ जो डील करता है उसको हम बोलते हैं सॉर्टिंग ऑफिस, ठीक है। सॉर्टिंग ऑफिस जो मेल बैग आते हैं उनको, मेल बैग मतलब कि डाक के बैग, उनको ओपन करता है। उनके अंदर का जो भी आर्टिकल होंगे, कंटेंट होंगे, उनको सॉर्ट करता है या डिस्पोज करता है। और सॉर्टिंग ऑफिस में रिसीव ऑल काइंड ऑफ आर्टिकल इन सॉर्टिंग, सभी तरह के आर्टिकल, जैसे रजिस्टर्ड पोस्ट, लेटर, इनलैंड लेटर कार्ड, पोस्ट कार्ड, सभी तरह के जो लेटर है इनके पास सॉर्टिंग के लिए आता है, ठीक है। सॉर्टिंग ऑफिस के क्या फ़ायदे हैं? एक, सॉर्टिंग का काम आसान हो जाता है। नंबर ऑफ बैग पोस्ट ऑफिसर्स के बीच जो एक्सचेंज होते हैं वो कम हो जाते हैं, क्योंकि अगर बिना सॉर्टिंग किए हम बैग भेजेंगे तो बहुत बैग बनेंगे, ठीक है। सॉर्टिंग करके भेजेंगे तो कम बनेंगे। और मेल का जो वजन है वो भी कम हो जाता है। कैसे? अगर एक चिट्ठी 4 जगह जाएगी तो उसको 4 बार ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा अगर हम उसको सॉर्ट नहीं करेंगे। लेकिन अगर सॉर्ट करके बिल्कुल एक्यूरेट पोस्ट ऑफिस में भेजेंगे तो अपने आप जो उसकी वेटेज है वो कम हो जाएगी, ठीक है। डेफिनेशन नंबर 10A, AMPC, ऑटोमेटिक मेल प्रोसेसिंग सेंटर। बड़े शहरों में जैसे न्यू दिल्ली और कोलकाता, जैसे बड़े शहरों में न्यू दिल्ली और कोलकाता में जो हमारा स्टाफ है, जो आरएमएस में काम करता है या पोस्ट ऑफिस में काम करता है, वो इतना ज़्यादा नहीं है जितनी बल्क में वहाँ पर जो मेल है वो आती है, ठीक है। तो बहुत मुश्किल हो जाता है वहाँ पर डाकों को सॉर्ट करना, क्योंकि ये दो शहर है हब की तरह भी काम करते हैं। कोई भी अगर डाक किसी और हिस्से में देश के जानी है तो न्यू दिल्ली से होकर जाती है ज़्यादातर, ठीक है। तो इसके लिए एक बड़ी बड़ी जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स हैं वो लगाई गई हैं, ताकि जो मशीन्स की हेल्प हेल्प के साथ डाक को सॉर्ट किया जा सके, ठीक है। इसमें दो तरह की मशीन है। एक को बोल देते हैं लेटर सॉर्टिंग मशीन, LSM, जो कि 35,000 आर्टिकल जो है 1 घंटे में सॉर्ट कर देती है। और दूसरे है मिक्स मेल मोटर सॉर्टर, सॉरी, जो कि 18,000 जो मेल है उसको 1 घंटे में सॉर्ट कर देती है, ठीक है। AMPC की फुल फॉर्म याद रखना, ऑटोमेटिक मेल प्रोसेसिंग सेंटर, ठीक है। डेफिनेशन नंबर 10B, CRC, जिसकी फुल फॉर्म है कंप्यूटराइज्ड रजिस्ट्रेशन सेंटर। और रजिस्ट्रेशन ब्रांच, रजिस्ट्रेशन ब्रांच ऑफ ए मेल ऑफिस, तो CRC क्या है? मेल ऑफिस की रजिस्ट्रेशन ब्रांच है, जहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन रिलेटेड सारा काम कंप्यूटर पे किया जाता है। और CRC मेल ऑफिस में भी हो सकता है और उससे एक सेपरेट लोकेशन पर भी हो सकता है, ठीक है। तो आपने इतना ही इसको याद रखना है, ठीक है। डेफिनेशन नंबर 11, सॉर्टिंग सब ऑफिस। जैसे हमने ऊपर सॉर्टिंग ऑफिस पढ़ा, ठीक है। ये जो सॉर्टिंग ऑफिस है यूजुअली आरएमएस में होता है, लेकिन कई बार क्या होता है जो हमारे सब ऑफिसर्स होते हैं उनको भी हम जो है सॉर्टिंग की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो दे देते हैं। वो क्यों देते हैं?
एसओ विच इज सेलेक्टेड फ्रॉम इट्स पोजीशन एट नियर जंक्शन और सेवरल मेल लाइन। एक ऐसा एसओ जो कि एक इम्पॉर्टेंट जंक्शन पर स्थित है या सिचुएटेड है, जिससे बहुत से जो मेल की लाइंस है गुजरती हैं। तो ऐसे ऑफिस को हम क्या करते हैं, सॉर्टिंग की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको दे देते हैं। तो जो आर्टिकल उसको एड्रेस किए जाते हैं वहाँ पर भेजे जाते हैं, ठीक है। जब वो रिसीव करते हैं तो वो क्या है, सब ऑफिस में सॉर्ट होते हैं, और सॉर्ट होने के बाद वो आगे जिस तरह भी उनको जो आरएमएस से सॉर्टिंग एक डॉक्यूमेंट मिलता है, सॉर्टिंग लिस्ट मिलती है, उस हिसाब से सॉर्टिंग करके जो आगे हैं फॉरवर्ड कर दिया जाता है, ठीक है। इनको ऑथोराइज कर दिया जाता है कि जो सभी प्रकार के किसी एक प्रकार के जो आर्टिकल है उनको सॉर्ट कर सके। तो सॉर्टिंग सब ऑफिस क्या है कि ऐसे सब ऑफिस जो इम्पोर्टेंट जंक्शन पर सिचुएटेड हैं और जिनसे हम सॉर्टिंग का काम लेते हैं उनको सॉर्टिंग सब ऑफिस बोला जाता है, ठीक है। डेफिनेशन नंबर 11A, एनपीओ जिसको हम नोडल पोस्ट ऑफिस भी बोल देते हैं। तो इन इम्पॉर्टेंट सिटी एंड टाउन्स, मतलब कि सभी जगह नहीं होते, इम्पॉर्टेंट सिटीज एंड टाउन्स में ही होते हैं। सम पोस्ट ऑफिसर्स आर ऑथोराइज टू रिसीव लेटर फ्रॉम नेबरिंग पोस्ट ऑफिसर्स, ठीक है। कुछ पोस्ट ऑफिसर्स मतलब कि जो आरएमएस का जो पार्ट नहीं है, पोस्ट ऑफिस का पार्ट है। कुछ पोस्ट ऑफिसर्स ऐसे होते हैं, मान लो एक ये पोस्ट ऑफिस है जो कि आसपास के पोस्ट ऑफिस जो है जहाँ पर जो डाक है वो भेज देते हैं, ओके। और सॉर्ट द मेल एज पर सॉर्टिंग डायग्राम गिवन बाय द आरएमएस सुप्रीडेंट। और ये जो बड़ा पोस्ट ऑफिस है ये डाक को सॉर्ट करता है सॉर्टिंग डायग्राम की हेल्प से, जो कि उनको आरएमएस सुप्रीडेंट प्रोवाइड करवाते हैं। इससे क्या है, जो लोकल सॉर्टिंग ऑफिस है आरएमएस के, वहाँ पर जो प्रेशर है कम हो जाता है, क्योंकि उनके पास पहले ही जो डाक है सॉर्ट की हुई जाती है। जब सॉर्टिंग का जो कुछ काम है नोडल पोस्ट ऑफिस जो है हैंडल कर लेते हैं, ठीक है। डेफिनेशन नंबर 11B, सेंट्रल बैगिंग यूनिट या केंद्रीय बैगिंग यूनिट। पहली बात तो यह जो सेंट्रल बैगिंग यूनिट या केंद्रीय बैगिंग यूनिट आरएमएस की ब्रांच है, तो जो भी लेटर्स के जो बंडल है जो पोस्ट ऑफिस बनाता है या फिर मेल ऑफिस बनाता है, ठीक है, उनको क्या है जहाँ पर ग्रुप कर दिया जाता है और उनको सिंगल बैग में डालकर आगे भेज दिया जाता है, जिसको हम डायरेक्ट बैग बोलते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए आपको बताता हूँ कि मान लीजिए 3 पोस्ट ऑफिस हैं किसी एरिया में, दिल्ली के 5 आर्टिकल जहाँ पर बुक हुए, 3-5 मतलब कि ऐसे इन 3 अलग अलग पोस्ट ऑफिस ने क्या किया, दिल्ली के लिए अलग अलग बंडल तैयार किए। तो वो कहाँ जाएंगे, वो जाएंगे सीबीयू में, सेंट्रल बैगिंग यूनिट में। अभी तीनों जो बंडल है इनके पास रिसीव हो गए, तो सीबीयू क्या करेगा कि तीनों बंडल का एक बंडल बना देगा या एक बैग बना देगा उनको साथ में रखकर, और उस बैग को आगे जहां पर भी भेजना है वहां पर भेज देगा। और जो आगे भेजने वाला बैग है उसको हम डायरेक्ट बैग बोलेंगे, ठीक है। तो पोस्ट ऑफिस और मेल ऑफिस अगर कोई बंडल्स बनाते हैं, उस बंडल को ग्रुप करके जो आगे डेस्टिनेशन पर भेजता है उसको हम बोलते हैं सेंट्रल बैगिंग यूनिट, ठीक है। डेफिनेशन नंबर 12, आरएलओ जिसकी फुल फॉर्म है रिटर्न लेटर ऑफिस। तो यूजुअली आमतौर पर क्या होता है कि आरएलओ पोस्टल सर्कल के हेडक्वार्टर पर ही सिचुएटेड होता है, लेकिन यूजुअली ही है, ज़रूरी नहीं है। कई केस में वहाँ से अलग भी हो सकता है, लेकिन आमतौर पर जो पोस्टल सर्कल होता है उसके हेडक्वार्टर में होता है। आरएलओ का काम क्या होता है, वो ऐसे आर्टिकल के साथ डील करता है जिनका कोई दावेदार नहीं है। मान लीजिए कोई आर्टिकल ऐसा है जो 2 वाला पता है वहां पर कोई मिला नहीं, फ्रॉम का पता उस पर लिखा ही नहीं है, तो अनक्लेम लेटर को ये डील करता है। रिफ्यूज आर्टिकल को डील करता है, अगर सेंडर का एड्रेस नहीं है तो आरएलओ भेज दिया जाएगा।
ऐसे आर्टिकल जिन पर पता ही नहीं है, कई बार पता मिट जाता है, रैपर गुम हो जाता है या रैपर खराब हो जाता है किसी भी वजह से, ऐसे आर्टिकल जिन पर इनकम्प्लीट एड्रेस है, अगर साथ में सेंडर का एड्रेस भी नहीं है या सेंडर ने भी रिफ्यूज़ कर दिया है तो भी आरएलओ में भेजा जाएगा। ऐसा एड्रेस जिसको पढ़ा ही नहीं जा सका क्योंकि अनडिसाइफरेबल है, किसी भी वजह से हो सकता है वो लैंग्वेज ही हमें समझ ना आ रही हो सकता है कस्टमर की हैंड राइटिंग ही बहुत गंदी हो, ऐसा भी हो सकता है कि उस पर पानी गिर गया है जिसकी वजह से जो स्याही है वो फैल गई है। तो ऐसे सभी आर्टिकल के साथ जिनका कोई भी दावेदार नहीं है, उनको जो पोस्ट ऑफिस अपने पास नहीं रख सकता, तो उनको आरएलओ में भेज दिया जाता है। ठीक है। डेफिनेशन नंबर 12A, ट्रांसक्रिप्शन सेंटर। ट्रांसक्रिप्शन सेंटर का क्या मतलब होता है? मान लीजिए कि मैं जैसे पंजाबी हूँ, पंजाब से हूँ, और मैंने हैदराबाद एक लेटर भेजना है। पंजाब से एक लेटर चला और जब हैदराबाद पहुंचा, क्योंकि मैंने जो उस पर एड्रेस लिखा था पंजाबी में लिखा था, तो हैदराबाद में तो उसको कोई समझ नहीं पाएगा अगर वो सीधा चला गया। तो सेंटर में होते हैं ट्रांसक्रिप्शन सेंटर। अगर कोई रीजनल लैंग्वेज में एड्रेस लिखा हो तो ट्रांसक्रिप्शन सेंटर क्या करते हैं कि उसको इंग्लिश में चेंज कर देते हैं। ठीक है। हाँ, जो जब भी वो डेस्टिनेशन एरिया में जाए तो उसके एड्रेस को वहाँ पर पढ़ा जा सके। ठीक है। तो इसीलिए ट्रांसक्रिप्शन सेंटर का इस्तेमाल होता है कि अगर किसी कस्टमर ने अपनी लोकल लैंग्वेज में एड्रेस लिख दिया है, हो सकता है उस लोकल लैंग्वेज को जो डेस्टिनेशन एड्रेस है वहाँ के लोग ना जानते हो, तो ट्रांसक्रिप्शन सेंटर से उनको इंग्लिश में चेंज किया जाता है। और आमतौर पर जो ट्रांसक्रिप्शन सेंटर है जो सॉर्टिंग ऑफिस में ही बनाए जाते हैं और हेडक्वार्टर ऑफ द सर्कल में इन्हें इस्टेब्लिश किया जाता है, और कोई ऐसे जगह जहाँ पर इनको इस्टेब्लिश करना कन्वीनियंट हो, किया जा सकता है। ठीक है। डेफिनेशन नंबर 13A, ऑफिस ऑफ एक्सचेंज। ऑफिस ऑफ एक्सचेंज कोई भी पोस्ट ऑफिस हो सकता है, या सॉर्टिंग ऑफिस हो सकता है, या कोई सेक्शन हो सकता है जो जो मेल है उनके पास वो फॉरेन कंट्री के साथ एक्सचेंज करते हैं। ठीक है। अगर कोई भी पोस्ट ऑफिस फॉरेन कंट्री के साथ मेल एक्सचेंज कर रहा है, कोई भी सॉर्टिंग ऑफिस फॉरेन मेल के साथ जो मेल है एक्सचेंज कर रहा है, या कोई भी सेक्शन, सेक्शन क्या होता है हम आगे पढ़ेंगे, अगर वो फॉरेन कंट्री के साथ मेल एक्सचेंज कर रहा है तो हम इनको क्या बोलेंगे? ऑफिस ऑफ एक्सचेंज। ठीक है। ऑफिस ऑफ एक्सचेंज। और अगर ऑफिस ऑफ एक्सचेंज डाक बाहर को भेज रहा है तो हम क्या बोलेंगे? डिस्पैचिंग ऑफिस ऑफ एक्सचेंज या आउटवर्ड ऑफिस ऑफ एक्सचेंज। ठीक है। अगर ये डाक बाहर भेज रहा है, अगर बाहर से डाक इसके पास आ रही है तो हम बोलेंगे रिसीविंग ऑफिस ऑफ एक्सचेंज या फिर इनवार्ड ऑफिस ऑफ एक्सचेंज। ठीक है। तो ऑफिस ऑफ एक्सचेंज वह ऑफिस है जो बाहर की कंट्री के साथ जो मेल है उनको एक्सचेंज करते हैं। ठीक है। डेफिनेशन नंबर 13B, ऑफिस ऑफ एक्सचेंज इन ट्रांजिट, ऑफ ट्रांजिट। ठीक है। तो ऑफिस ऑफ एक्सचेंज, अभी ऑफिस ऑफ एक्सचेंज तो है लेकिन जो ऑफिस सिर्फ बंद बैग ही उनके पास आते हैं, बाहर की कंट्री से बंद बैग ही उनके साथ आते हैं, जहां वो बाहर वाली कंट्री को बंद बैग ही बेचते हैं। मतलब कि ऐसा ऑफिस ऑफ एक्सचेंज जो कि क्लोज बैग ही रिसीव करता है या फिर डिस्पैच करता है, उसको हम बोलते हैं ऑफिस ऑफ एक्सचेंज ऑफ ट्रांजिट। ठीक है। ये फॉरेन कंट्री के लिए बैग्स को बंद नहीं करता, बंद किए हुए बैग ही इनके पास आते हैं, यही सिर्फ उनके साथ बैग्स को एक्सचेंज करता है, ना ही जो फॉरेन से इनके पास बैग आए हैं उनको जो ओपन करता है। ठीक है। क्योंकि इनका काम क्या है कि बंद बैग जा तो देना या बंद बैग लेना। ठीक है। उसके बाद अगर बंद बैग इनके पास आते हैं, वो जा तो फिर कैरियर के साथ एक्सचेंज कर लेते हैं। कैरियर मतलब वो गाड़ी जो बाहर डाक वाली खड़ी रहेगी, जहाँ तो उसमें बंद बैग डाल देंगे, या फिर किसी और ऑफिशियल के साथ उसको एक्सचेंज कर देंगे, जैसा भी अ, मतलब कि सेटअप उस वहाँ पर होगा।
तो ऑफिस ऑफ एक्सचेंज ऑफ ट्रांजिट का मतलब वह है कि है तो ये ऑफिस ऑफ एक्सचेंज, लेकिन ये सिर्फ बंद बैग्स के साथ ही डील करते हैं। लेकिन अगर हम ये बोले कि ऑफिस ऑफ एक्सचेंज, तो जहाँ पर सॉर्टिंग ऑफिस ये खुद बैग बंद करके हो सकता है बाहर वाली कंट्री को भेजें। लेकिन अगर ऑफिस ऑफ एक्सचेंज ऑफ ट्रांजिट है, इसका मतलब है कि इनके पास बंद किए हुए बैग ही कहीं से आए हैं और जब बंद किए बैग को ही आगे फॉरवर्ड कर देंगे। ठीक है। डेफिनेशन नंबर 13C, फॉरेन पोस्ट ऑफिस। फॉरेन पोस्ट ऑफिस में जो आर्टिकल बाहर की कंट्री से, फॉरेन की कंट्री से इंडिया में आते हैं, उन पर जो कस्टम ड्यूटी लगानी होती है, वो कस्टम ड्यूटी कितनी लगेगी, उस पर जो असेसमेंट का काम होता है, वो जिस ऑफिस ऑफ एक्सचेंज में होता है, उस ऑफिस ऑफ एक्सचेंज को हम फॉरेन पोस्ट ऑफिस बोल देते हैं। ठीक है, फॉरेन पोस्ट ऑफिस बोल देते हैं। Although mail may be intercepted in many exchange office, but work of actual assessment of duty done in the foreign post office। ऐसा तो हो सकता है कि डाक बहुत से ट्रांजिट, जो बहुत से जो ऑफिस ऑफ एक्सचेंज है वहां पर रिसीव हुए, लेकिन अगर कस्टम ड्यूटी कैलकुलेट करनी है तो उनको फॉरेन पोस्ट ऑफिस में ही भेजना पड़ेगा, क्योंकि कस्टम ड्यूटी को असेसमेंट करने का जो राइट है जो फॉरेन पोस्ट ऑफिस के पास ही है। ठीक है। Article received in office of exchange and suspected to contain dutiable good are redirected to foreign post office। हाँ, तो देखिए, मान लो कि ऑफिस ऑफ एक्सचेंज जो है, एक गुजरात में है, एक केरला में है, एक मुंबई में है, उदाहरण के लिए गोवा लिख लो क्योंकि सभी कोस्टल एरिया है। तो इन तीनों का मान लीजिए जो फॉरेन पोस्ट ऑफिस है वो कहीं पर भी गुजरात में मान लो, तो जो भी ऑफिस ऑफ एक्सचेंज के आर्टिकल इनके पास रिसीव होंगे वो सभी कहाँ जाएंगे, फॉरेन पोस्ट ऑफिस में जाएंगे। और फॉरेन पोस्ट ऑफिस उस पर क्या जो कस्टम ड्यूटी है उसको असेस करेगा भी कितनी कस्टम ड्यूटी लगनी है। ठीक है। तो अगर किसी और दूर से भी मान लो आर्टिकल कोई और ऑफिस ऑफ एक्सचेंज भी रिसीव करता है, तो अगर वो डिलीवरी जहाँ पर होना है तो पास वाले जो फॉरेन पोस्ट ऑफिस है उनको भेज देंगे। तो पास वाले फॉरेन पोस्ट ऑफिस वहां पर पहले कस्टम ड्यूटी असेस करेंगे, बाद में उसको डिलीवरी ऑफिस में भेज दिया जाएगा। और डेफिनेशन नंबर 13D, सब फॉरेन पोस्ट ऑफिस। ठीक है। अभी सब फॉरेन पोस्ट ऑफिस क्या है? इट इज़ नॉट एक्सचेंज ऑफिस, मतलब कि जहाँ पर किसी भी तरह का मेल का या बैग का एक्सचेंज जो है नहीं होता है। ना ही ये किसी कंट्री को बैग भेजते हैं, ना ही किसी कंट्री के बैग जो है जहाँ पर रिसीव होते हैं। जहाँ पर क्या होता है कि कस्टम से रिलेटेड जो काम है, जैसे कस्टम एग्जामिनेशन, असेसमेंट, जहाँ कोई कस्टम का अकाउंटिंग का काम, जो सारा है सब फॉरेन पोस्ट ऑफिस में होता है। ठीक है। और जो भी कस्टमर ऐसे हैं जिनको अपनी कस्टम ड्यूटी के रिगार्डिंग कोई डाउट है, जहाँ उनका कोई पार्सल वहाँ पर स्टक हुआ हुआ है और वो वहाँ से कांटेक्ट करना चाहते हैं कि सर मेरा पार्सल रिलीज़ कर दो, या फिर मान लीजिए मैंने पार्सल भेजा है कहीं पर, कनाडा में भेजा है और कस्टम वालों ने होल्ड कर लिया है और मुझे वहाँ पर रिमार्क आया है कि उसमें कोई ऐसी चीज़ है जो उसमें नहीं होनी चाहिए, तो मैं जिस पोस्ट ऑफिस से कनेक्ट करूँगा, कांटेक्ट करूँगा, उसको हम बोलते हैं सब फॉरेन पोस्ट ऑफिस। ये किसकी कन्वीनियंस के लिए बनाया गया है? सेंडर्स और एड्रेसिस के कन्वीनियंस के लिए बनाया गया है, ताकि अगर किसी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत हो या किसी और चीज़ की ज़रूरत हो तो वो कस्टमर के साथ डील कर सके। ठीक है। तो आज की क्लास में हम दोस्तों इतना ही रखेंगे, अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।